स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? आप लोगों की पढ़ाई कैसे चल रही है? आई एम राजेश सिंह फ्रॉम IIT धनबाद। बच्चों, अब हम लोग इस लेक्चर में बात करेंगे कैपेसिटर की। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कैपेसिटर। तो बच्चों, कैपेसिटर को हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि कैपेसिटर कैन स्टोर द एनर्जी इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसको हम लोग यहाँ पे लिखे हैं, इसको आप कॉपी कर लो। साथ में हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि किसी भी कंडक्टर का कैपेसिटेंस कितना है। तो चलो आगे हम लोग देखते हैं कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। चलो बच्चों, हम लोग बात करते हैं कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड कंडक्टर का। देखो बच्चों, यदि ये कोई कंडक्टर है, यदि ये कोई एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर को जब कोई चार्ज दिया जाता है, इस कंडक्टर को जब चार्ज देंगे तो ये चार्ज इस कंडक्टर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होगा, डिस्पर्स होगा और इस कंडक्टर का पोटेंशियल बढ़ने लगेगा। और ये एक्सपेरिमेंटली पाया गया कि इसके ऊपर जो पोटेंशियल है और जो चार्ज का रिलेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो हम लोग यहाँ से कहेंगे Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। मतलब इसके ऊपर जितना हम लोग इसका पोटेंशियल बढ़ेगा उतना ही चार्ज होगा, या ये कहेंगे कि जितना चार्ज हम लोग देते जाएंगे उतना इसका पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। अब यहाँ पे यदि हम लोग प्रोपोर्शनल साइन को हटाएं तो एक कांस्टेंट आता है और दिस प्रोपोर्शनल कांस्टेंट इज नोन एज कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। अब यहाँ पे एक दो बात हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला बात कि ये जो C है, ये C है, ये देखा जाए तो Q/V हुआ, Q/V हुआ। अब आपको लगता है कि C डिपेंड करेगा Q के ऊपर और V के। यहाँ से ये लगता है कि C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q एंड C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, बट ऐसा नहीं है। ये जो C है ना तो Q के ऊपर डिपेंड करेगा ना V के ऊपर डिपेंड करेगा। तो जो C है इंडिपेंडेंट ऑफ Q एंड V होगा। ये C किस बात पे डिपेंड करेगा? तो ये आगे चल के हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये C वैल्यू है जो कंडक्टर के शेप पे, इसके साइज पे और इसके आसपास जो सराउंडिंग है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि C डज नॉट इट डिपेंड्स ऑन Q एंड V। यहाँ से देखो, ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है। जैसे जैसे Q बदलोगे V बदलेगा, या V बदलोगे Q बदलेगा, और ये C कांस्टेंट रहेगा। तो C डज नॉट डिपेंड्स ऑन Q एंड V। C डिपेंड्स ऑन शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर एज वेल एज सराउंडिंग ऑफ कंडक्टर। अब बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट बात और हम लोग देखते हैं। देखो बच्चों, मान जाओ कि ये कोई कंडक्टर है और इस कंडक्टर को जब हम लोग ने चार्ज दिया तो ऑब्वियस है इसके चारों तरफ क्या हो जाएगा कि इसके पहला बात कि एक पोटेंशियल आएगा और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। चारों तरफ इसके इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमको पता है कि इसके चारों तरफ एटमॉस्फेयर है, इन्वायरमेंट है, तो इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक पाए जाएंगे। तो मान लो कि ये एक डाइलेक्ट्रिक है। अब ये डाइलेक्ट्रिक का प्लस वाला पार्ट और ये माइनस वाला। अब इसके ऊपर इधर फोर्स लगेगा प्लस डेल्टा E, ये चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड, और माइनस के ऊपर इधर फोर्स लगेगा। अब जैसे जैसे चार्ज की वैल्यू हम लोग बढ़ाते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ती जाएगी। अब एक ऐसा समय आएगा कि ये डाइलेक्ट्रिक ब्रेक होगा, ये डाइलेक्ट्रिक ब्रेक होने लगेगा। अब जैसे ही चार्ज हम लोग ज़्यादा करेंगे ये डाइलेक्ट्रिक ब्रेक होगा। तो ये प्लस वाला जो पार्ट है ये ब्रेक होके यहाँ से दूर चला जाएगा और माइनस वाला पार्ट इस बॉडी के ऊपर आ जाएगा। अब इसको ऐसे समझो, लेट एज्यूम कि वो क्रिटिकल केस है कि जब हम लोग यहाँ पे 100 कूलम्स, एक बस मैंने ऐसा एज्यूम किया कि मान लो कि इस कंडक्टर के ऊपर 100 कूलम्स चार्ज आया तो ये डाइलेक्ट्रिक ब्रेक हुआ। मतलब वो क्रिटिकल केस 100 कूलम है। अब जैसे ही हम लोग 1 कूलम और चार्ज रखेंगे तो क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो लिमिटिंग केस है उससे ज़्यादा हो जाएगी और ये डाइलेक्ट्रिक ब्रेक होंगे
और कितने डायलेक्ट्रिक ब्रेक होंगे, इतने डायलेक्ट्रिक ब्रेक होंगे कि उनकी वैल्यू 1 कूलम हो जाए। तो 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज यहाँ से दूर चला जाएगा और -1 कूलम इस कंडक्टर के ऊपर आ जाएगा। तो फिर से इसका चार्ज कितना हो जाएगा, 100 कूलम। अब जैसे ही हम लोग फिर से मान लो कि 3 कूलम चार्ज एक्स्ट्रा हम लोग दिए, तो कितने सराउंडिंग के डायलेक्ट्रिक ब्रेक होंगे कि जिनकी वैल्यू 3 कूलम हो जाए। और जैसे 3 कूलम पॉजिटिव चार्ज बाहर जाएगा, -3 कूलम इसके ऊपर आएगा, फिर से 100 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्रिटिकल हो जाएगी। उस समय अब ब्रेक नहीं होंगे डायलेक्ट्रिक, लेकिन थोड़ा सा भी और चार्ज हम लोग रखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी और डायलेक्ट्रिक क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। अब मान जाओ कि ये क्रिटिकल केस 100 कूलम का है और ये 99 कूलम चार्ज हम लोग रखें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उतनी ज़्यादा नहीं रहेगी कि वो डायलेक्ट्रिक को ब्रेक कर सके। तो कोई भी डायलेक्ट्रिक उस समय ब्रेक नहीं होगा। तो ये हम लोग को ये समझ में आ रहा है कि एक लिमिट तक हम लोग इसके ऊपर चार्ज को होल्ड कर पाएंगे, और उससे ज़्यादा चार्ज यदि होगा तो वो चार्ज अपने सराउंडिंग, इस चार्ज की वजह से इस पे पोटेंशियल आएगा और उस पोटेंशियल की वजह से अलग अलग सराउंडिंग में इसके फील्ड आएगी और उस फील्ड की वजह से डायलेक्ट्रिक ब्रेक होंगे और चार्ज का लीकेज हो जाएगा। तो कोई भी कंडक्टर एक लिमिट तक चार्ज को होल्ड करता है, उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा चार्ज जब भी हम लोग रखते हैं तो उसके सराउंडिंग के डायलेक्ट्रिक ब्रेक होते हैं और चार्ज का लीकेज हो जाता है। इसको हम लोग ऐसे टर्म्स में समझ सकते हैं कि मान जाओ बच्चों की कोई ये एक बर्तन है और इस बर्तन की मान जाओ कि कैपेसिटी है 5 लीटर की, ये 5 लीटर तक कैपेसिटी है। और जब इसके अंदर हम लोग टैप को ओपन कर देते हैं, यहाँ से इसके अंदर लिक्विड आने लगा, तो जब तक लिक्विड की कैपेसिटी 5 लीटर से कम रहेगी तब तक कोई भी लिक्विड इस बर्तन से बाहर नहीं जाएगा। लेकिन जैसे ये 5 लीटर से ज़्यादा होगा तो ये ओवरफ्लो कर जाएगा। तो इसके अंदर हमेशा कितना मैक्सिमम वाटर रहेगा, 5 लीटर। हम लोग इधर से 7 लीटर भी इंटर करेंगे तो इसके अंदर बचेगा कितना, 5 लीटर। और 2 लीटर क्या हो जाएगा, लीकेज हो जाएगा, बाहर फ्लो कर जाएगा, ओवरफ्लो कर जाएगा। उसी तरह किसी भी कंडक्टर की एक लिमिट होती है, उस लिमिट से ज़्यादा उसके ऊपर चार्ज होल्ड नहीं कर सकते। उस लिमिट के बराबर या उससे कम हम लोग चार्ज को होल्ड कर पाएंगे। अब बात यह आएगी कि किसी भी कंडक्टर का वो लिमिट हम लोग कैसे जानेंगे। तो देखो बच्चों, इसको हम लोग जानेंगे इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल। यदि किसी भी कंडक्टर का जब पोटेंशियल 3 × 10⁻6 वोल्ट हो जाती है और या इससे ज़्यादा होता है तो उसके चारों तरफ के डायलेक्ट्रिक ब्रेक होने लगते हैं। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ईजी भी है। 30 लाख वोल्ट, 30 लाख वोल्ट जब भी किसी कंडक्टर का पोटेंशियल होता है, अब उस लिमिट के आगे उसके चारों तरफ के डायलेक्ट्रिक ब्रेक होने लगते हैं। अब ब्रेक होगा तो चार्ज का लीकेज होगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि किसी भी कंडक्टर का जब वोल्टेज 3 × 10⁻6 वोल्ट होता है तो उसके बाद उसके सराउंडिंग के डायलेक्ट्रिक ब्रेक होने लगते हैं। तो चलिए हम लोग फिर से आते हैं इसी बात पे कि कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड कंडक्टर। ये जो बेसिक फंडामेंटल चीज़ थी कि आप कहेंगे कि किसी भी मतलब ये इसके ऊपर ओवरफ्लो चार्ज का क्यों होता है, तो उसका सिंपल एग्जांपल है कि ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ डायलेक्ट्रिक इन सराउंडिंग। अब इसको किसके टर्म्स में हम लोग याद रखेंगे, एक्चुअल में तो ये फील्ड के टर्म्स में होता है, लेकिन हम लोग फील्ड के टर्म्स में ना याद करके हम लोग बस ये करते हैं कि किसी भी कंडक्टर का यदि वोल्टेज 30 लाख वोल्ट हो जाए तो उसके सराउंडिंग के डायलेक्ट्रिक ब्रेक होने लगते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे थोड़ा देखते हैं। चलो बच्चों, यदि हम लोग बात करें डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस का, तो अभी हम लोगों ने क्या देखा था कि किसी भी जब कंडक्टर को हम लोग चार्ज कर रहे थे तो उसका पोटेंशियल बढ़ता जा रहा था। हम लोग ने यही देखा था Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V या Q = CV। यहाँ से C की बात करें तो Q/V, वेयर C इज कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। अब यहाँ पे देखा जाए तो V नीचे है तो इसको यूनिट कर लेंगे, तो हम लोग C को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर इज डिफाइन एज अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर बाई 1 यूनिट वोल्ट। तो हम लोग इसको ऐसे लिख लेते हैं। तो चलो बच्चों, इसको नोट कर लो, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर इज डिफाइन एज चार्ज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर बाई 1 यूनिट ऑफ वोल्ट। चलो बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड कंडक्टर का हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है,
चलो बच्चों, पहला पॉइंट यही है कि इट इज स्केलर क्वांटिटी। यदि हम लोग दूसरे पॉइंट की बात करें, SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस कि अब देखो यहाँ पे बात किया जाए तो Q बराबर C भी, तो यहाँ से C बराबर क्या हो जाएगा Q बाई भी, तो ये हो जाएगा कूलॉम पर वोल्ट, तो ये हो जाएगा कूलॉम पर वोल्ट, या इसको हम लोग बोलते हैं फैरेड, और इसको हम लोग कैपिटल F से डिनोट करते हैं। साथ में इसके अलावा भी बहुत सारी यूनिट होती हैं, जैसे माइक्रो फैरेड, मिली फैरेड, पीको फैरेड। तो SI यूनिट तो कूलॉम पर वोल्ट या फैरेड होती है, स्मॉल यूनिट हम लोग माइक्रो फैरेड, पिको फैरेड, मिली फैरेड यूज करते हैं। ठीक है, अब यदि हम लोग तीसरी बात करें, तीसरे डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस इज M पे पावर -1, L पे -2, I पे पावर 2 और T पे पावर 4। यदि हम लोग डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस की बात करें तो यहाँ पे देखो हम लोग C बराबर क्या पढ़े थे Q बाई भी, और याद करो तो पीछे हम लोग V को डिफाइन किए थे वर्क पर यूनिट चार्ज, तो इट इज Q स्क्वायर बाई W। अच्छा, अब डायमेंशन ऑफ C की बात किया जाए तो डायमेंशन ऑफ चार्ज तो ये होता है IT, एंड वर्क का होगा M L स्क्वायर T पे -2। यदि अब हम लोग इसको करें तो ये हो जाएगा M पे -1, L पे -2, I पे 2 एंड T पे 4। तो नोट कर लो बच्चों। तो बच्चों, किसी भी कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर। किसी भी कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि उस कंडक्टर का शेप और साइज कैसा है। तो पहला पॉइंट यही होगा कि कंडक्टेंस ऑफ एक कंडक्टर डिपेंड्स ऑन शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर। सेकेंड पॉइंट यही होगा कि मीडियम, उस कंडक्टर के सराउंडिंग में मीडियम कौन सा है, तो मीडियम इन सराउंडिंग ऑफ कंडक्टर। और थर्ड पॉइंट है कि प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर इन सराउंडिंग ऑफ डेट कंडक्टर। तो ये तीन बात याद रखना है कि जो भी किसी भी कंडक्टर का कैपेसिटेंस होगा वो शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा, उस कंडक्टर के सराउंडिंग में मीडियम कैसा है इस पर डिपेंड करेगा, एज वेल एज उस कंडक्टर के आसपास कोई दूसरा कंडक्टर रखा गया है इस बात पर भी डिपेंड करेगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि किसी भी कंडक्टर का कैपेसिटेंस किस बात पर डिपेंड नहीं करता है। बच्चों, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर डू नॉट डिपेंड्स ऑन, पहला कि चार्ज ऑन कंडक्टर के ऊपर चार्ज कितना भी रहे ना रहे उससे उसके कैपेसिटेंस का कोई लेना देना है, एज वेल एज पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, और साथ में पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कंडक्टर। तो ये तीनों बात को ध्यान रखेंगे कि किसी भी कंडक्टर का कैपेसिटेंस किस बात पर डिपेंड करता है और किस बात पर डिपेंड नहीं करता है। चलिए बच्चे, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। चलो बच्चों, ये एक एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में कहा जा रहा है एक कंडक्टर gets a charge of 60 picocoulomb when it is connected to a battery of EMF 6 millivolt, then the capacitance of conductor। तो इसका यदि हम लोग सलूशन की बात करें बच्चों तो देखा जाए, सबसे पहले हमको पता है कि Q बराबर C भी। अब इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं तो C की वैल्यू Q बाई भी, Q की वैल्यू कितना आया है बच्चों, तो 60 10⁻² कूलॉम डिवाइड बाई वोल्ट कितना है 6 × 10⁻3। तो यदि यहाँ से देखा जाए तो 10 × 10⁻9 फैरेड। तो हम लोग का आंसर कौन सा सही हो जाएगा भैया, 10 × 10⁻9। यहाँ पे ऑप्शन में -9 होगा, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलो बच्चों, ये एक एग्जाम्पल है जो बहुत ही सिंपल है, बट थोड़ा सा इसको देख लेना अच्छा है। कह रहा है कि फैरेड इज नॉट इक्विवेलेंट तो देखो बच्चों, यहाँ पे हम लोग दो पॉइंट को ध्यान रखें। हम लोग अभी पढ़े थे Q बराबर C भी, तो C बराबर Q बाई भी, और कूलॉम पर वोल्ट ही फैरेड होता है, कूलॉम पर वोल्ट ही फैरेड होता है। एक बात और हम लोग पढ़े थे कि वोल्ट जो होता है जूल पर कूलॉम होता है, तो जूल को हम लोग कूलॉम वोल्ट रख सकते हैं, जूल पर कूलॉम चार्ज रखते हैं हम लोग।
है ना। तो जूल को हम लोग क्यू भी रखें तो यहाँ पे देखो कूलॉम बाई वोल्ट, कूलॉम बाई वोल्ट दिया है, फैरेड ये तो होगा ही, तो ये तो होगा ही। अब यहाँ पे जो बी ऑप्शन में, यदि हम लोग बी ऑप्शन में जूल पर वोल्ट स्क्वायर दिया गया है तो जूल के जगह पे क्यू भी रखें हम लोग, तो एक भी कैंसिल, तो ये भी क्यू बाई भी है, तो ये भी सही है, ये भी होगा। अब यहाँ पे बात किया जाए तो सी ऑप्शन में देखा जाए तो क्यू स्क्वायर बाई जूल है, तो क्यू स्क्वायर, इसको हम लोग क्यू इंटू भी रखेंगे तो ये कैंसिल, क्यू बाई भी, ये भी होगा। अब यहाँ पे यदि हम लोग बात करें डी ऑप्शन में तो सी भी इंटू भी है, तो यहाँ पे देखो इसको हम लोग लिखेंगे क्यू इंटू भी, तो क्यू इंटू भी है, हमको होना चाहिए क्यू बाई भी, तो हम लोग का सही ऑप्शन यही होगा। ये फैरेड के इक्विवेलेंट नहीं है। चलो बच्चों, हम लोग बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी और सेल्फ एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड चार्ज कंडक्टर का। देखो बच्चों, मान लो कि ये कोई कंडक्टर है, एज्यूम करो कि इस कंडक्टर के ऊपर शुरुआत में चार्ज इनिशियली स्मॉल क्यू है और इसके उससे वजह से इसका वोल्टेज भी है, तो हम लोग कहेंगे कि Q बराबर सी भी, पहला स्टेप। और मान लो कि इसमें हम लोग और डी क्यू चार्ज इसके ऊपर लाए, तो हम लोग कहेंगे कि वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, डैट इज एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू डी क्यू इंटू भी, और जितना एक्सटर्नल एजेंट वर्क करेगा उतना ही पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। डी यू इज इक्वल टू भी डी क्यू, यदि भी के जगह पे हम लोग क्यू बाई सी रखें इंटू डी क्यू, अब इसी को यदि इंटीग्रेट हम लोग कर दें तो ये पोटेंशियल एनर्जी आएगी, डेट इज इंटीग्रेशन ऑफ क्यू बाई सी डी क्यू, तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ से आ जाएगा क्यू स्क्वायर बाई 2c। यदि हम लोग लिमिट पुट करें तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाई 2c। हमको पता है कि q बराबर सी भी, तो यदि q के जगह हम लोग सी भी रखें तो सी भी का होल स्क्वायर बाई 2c इज इक्वल टू हाफ सी भी स्क्वायर। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से कि पोटेंशियल एनर्जी डेट इज u, हम लोग लिख सकते हैं हाफ सी भी स्क्वायर या क्यू स्क्वायर बाई 2c, और यदि हम लोग सिर्फ एक क्यू को सी भी रखें तो ये हो जाएगा हाफ क्यू भी। तो इन तीनों टर्म्स में हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि यदि कोई कैपेसिटर है, कंडक्टर है और उसके ऊपर चार्ज क्यू है तो उसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी हाफ सी भी क्यू स्क्वायर बाई 2c होगा, या हाफ क्यू भी या हाफ सी भी स्क्वायर होगा। तो इसको नोट कर लो बच्चों।